फाइन। तो देखो आज की क्लास में हम लोग डीएनए और आरएनए का समझने वाले हैं। बचपन में डीएनए का डेफिनेशन रट लिया होगा तुम लोग, है ना? फुल फॉर्म तो बहुत रटा होगा। क्या होता है फुल फॉर्म आरएनए का? हाँ, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन का कमी है उसमें, यानी कि वहाँ पे OH है, अराइबोस में ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये डीऑक्सी मतलब OH माइनस, वहाँ पे ऑक्सीजन गायब है। कहने का मतलब ये हुआ, समझो। यहाँ न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स होता है और वो क्रोमोसोम्स क्या चीज़ से बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन का मतलब होता है अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड का मतलब क्या है? जो नाइट्रोजन से बना हो। तो इसलिए हमारा बॉडी में जितना ही प्रोटीन होता है सब नाइट्रोजन से रिलेटेड होता है। स्टूडेंट बात समझे? तो जो न्यूक्लियस है कंटेन्स क्रोमोसोम्स, और जो क्रोमोसोम्स तुम्हारा डीएनए और प्रोटीन से बना रहता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो तुम लोग केवल बेंजीन को याद कर लो, जो कि साइक्लिक होता है। C6H6 साइक्लिक होता है ना? बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हो ना, पढ़े हो ना? हाँ, तो वही ये साइक्लिकल कंपाउंड है जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन सबसे बेस्ट तरीका है समझने का कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता क्या है। अब देखो यही हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है जो अलग अलग रहेगा और जिसका बहुत ज़्यादा काम है डीएनए और आरएनए में। तो क्या अलग अलग रहेगा? यही एडेनिन है जो ए स्टैंड, एडेनिन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्वानिन जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूरासिल यू से, साइटोसिन सी से, और थाइमिन तुम्हारा टी से। समझ रहे हो ना? तो AGUCT ये सब तुम्हारा कंपाउंड्स है और इस सब क्या है? तुम्हारा नाइट्रोजनियस बेसिस है, क्योंकि मैंने बोला ना कि नाइट्रोजन से ही बना रहता है ये सब चीज़। क्योंकि प्रोटीन इज नथिंग बट इट इज अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड इज नथिंग बट इट इज मेड ऑफ नाइट्रोजन। तो बात तो फिर नाइट्रोजन पे पहुंचा। जितना भी तुम हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड देख रहे हो, चाहे ए देख रहे हो, चाहे जी देख रहे हो, चाहे यू देख रहे हो, चाहे सी देख रहे हो, चाहे तुम टी देख रहे हो, ये सब क्या है? नाइट्रोजन बेस से बना हुआ चीज़ है स्टूडेंट। अब यहाँ पे समझो एक एक चीज़ समझने वाला चीज़ है। जब हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यदि इस तरह का जो चीज़ है, जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, जो ए है, जी है, यू है, सी है, टी है, यदि इस तरह का जो कंपाउंड्स है ये शुगर से अटैच हो, शुगर जान रहे हो ना, ग्लूकोज, जो शुगर से अटैच हो, तब उसको हम न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। यानी कि इस तरह का जो हाइड्रो क्या है तुम्हारा हाइड्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड यदि शुगर से अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। यदि फॉस्फेट कंपाउंड अटैच हो, चलो शुगर को हटा दो, फॉस्फेट को अटैच कर दो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड से, तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, TID। देखो यहाँ पे आएगा, एक को साइड्स बोलते हैं। साइड्स कब बोलते हैं? जब शुगर से अटैच हो। न्यूक्लियोटाइड कब बोलते हैं? जब वो फॉस्फेट से अटैच हो। समझ गए ना? हाँ, ऐसा कई बार हो सकता है कि जो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक शुगर भी हो, उसमें एक फॉस्फेट भी हो, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। देख रहे हो अंतर स्टूडेंट? पहले मैंने न्यूक्लियोसाइड बोला तुम लोग को, फिर न्यूक्लियोटाइड बोला, और फिर न्यूक्लियोटाइड्स। समझ रहे हो? न्यूक्लियोटाइड में क्या हो सकता है तुम्हारा? एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड से उसमें एक शुगर भी हो सकता है, एक फॉस्फेट भी हो सकता है। यानी कि जैसे ही फॉस्फेट ऐड हुआ उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे हम लोग। जैसे ही फॉस्फेट भी ऐड करोगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ऐसे समझो। यदि शुगर अटैच है तो न्यूक्लियोसाइड है, और यदि न्यूक्लियोटाइड बनना है तो उसमें जरूरी है कि फॉस्फेट को अटैच करना। तो इसलिए दिया गया है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मिलेंगे AGUCT या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। उसमें एक शुगर भी होगा और एक आपका फॉस्फेट भी होगा, तब जाके वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो होप से समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। बात समझे? अब देखो हमें समझना तो है न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि डीएनए में न्यूक्लिक एसिड, आरएनए में न्यूक्लिक एसिड्स, तो बात समझना था हमें न्यूक्लिक एसिड्स को। तो देखो न्यूक्लियो एसिड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है, यानी कि हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड से उसमें एक शुगर है, एक फॉस्फेट है, प्लस न्यूक्लिक एसिड्स। अब देखो वही न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है तुम्हारा? न्यूक्लिक एसिड्स कुछ नहीं, तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड्स ही है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स तुम्हारा पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड बन के तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड्स बनता है। पॉलीमर से, पॉलीमर समझते हो ना? चेन, पूरा चेन में ऐसे फॉर्म होकर बना है। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? फिर से मैं बताता हूँ, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक शुगर, एक फॉस्फेट। और यदि इस तरह का स्ट्रक्चर तुम्हारा रिपीट है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड्स। समझ गया ना कितना सिंपल चीज़ है? यही न्यूक्लिक एसिड्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कि पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर है वो बच्चे लोग को पहुँचाएगा, क्योंकि इसी चीज़ से तुम्हारा जीन और डीएनए बनता है स्टूडेंट। होप तो समझ में आ गया होगा बेसिक इसके अंदर का कि हो क्या रहा है अंदर, कैसे फॉस्फेट अटैच है, कैसे तुम्हारा
शुगर अटैच, कैसे इसके साथ पॉलीमर्स बनते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए कहा जा रहा है स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट देख लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूँगा मैं इसको, कि न्यूक्लिक एसिड ही क्या है तुम्हारा, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि हम फादर की तरह कैसे दिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। और यही न्यूक्लिक एसिड तुम्हारा बाद में जाकर डीएनए बनता है, समझे। आगे देखो, तो अब हमें समझना है कि डीएनए और आरएनए होता क्या है। ये तो हमने समझा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये दुनिया भर का चीज। देखो, दो तरह का न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, दो तरह का न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का जो चेन है, दो तरह का चेन हो सकता है, कहने का मतलब ये हुआ। यानी कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह का हो सकता है, एक तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड जो कि डीऑक्सीराइबोज हो तो उसको हम बोलेंगे डीएनए, यानी कि डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कमी होना उसमें, यानी कि OH होना, बात समझे, ऑक्सीजन का कमी होना, ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो कि डीऑक्सीराइबोज है, एक ऑक्सीजन का कमी हो तो उसको हम डीएनए कहते हैं, उसी का नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा क्या है कि एक राइबोज हो, राइबोज का मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो वहाँ पे, लेकिन ठीक उसका बाकी सेम स्ट्रक्चर होता है, एक में ऑक्सीजन होता है, एक में ऑक्सीजन नहीं होता है। जिसमें ऑक्सीजन राइबोज है वो हमारा क्या हो गया, आरएनए बन गया। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज आएगा क्योंकि एक डबल हेलिक्स है और एक सिंगल हेलिक्स है, अभी बात करेंगे। क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स है स्टूडेंट, ऐसे है डबल हेलिक्स, बचपन में देखा होगा, देखो ना आकार तुमको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, ऐसे वाला, हाँ स्पाइरल वाला है ना, ऐसे करके वो डबल हेलिक्स है। और आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। अब देखो अंतर कैसे है, डीएनए और आरएनए दोनों में एडेनिन होते हैं, ग्वानिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं, यानी कि AGC दोनों में पाए जाते हैं। ये सब क्या है, AGC हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये दोनों में पाया जाएगा। बट जो फोर्थ कंपाउंड है थाइमिन, डीएनए में पाया जाता है, यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। देखो यहाँ पे डिफरेंस हो गया। बाकी जो 5 चीज़ है, 3 चीज़ कॉमन है, बट एक चीज़ तुम्हारा थाइमिन डीएनए में पाया जाएगा, यूरासिल उसमें पाया जाएगा। तो मैं कैसे याद दिलाता हूँ तुम लोग को, देखो ऐसे याद करो, मैं झूठों का भी बना रहा हूँ कुछ दिमाग लगा के, ताकि तुम लोग को याद हो जाए। अभी मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलूँगा। AGC याद कर लो, AGC सिंपल याद हो जाएगा कि AGC दोनों में है। यूरासिल और आरएनए है ना, तो कौवा उर मैना उर कर लो, यू आर उर, आरएनए आर ले लो और यूरासिल से यू ले लो, उर लिख लो, कौवा उर मैना उर सीख लो। तो उर के साथ आ गया ना यूरासिल। अब बाकी तुम्हारे पास बचा क्या, थाइमिन बचा, तो आरएनए डीएनए में डाल दो वो, ठीक है। तो कौवा उर मैना उर कर सकते हो इसमें। देखो ये हो गया। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो स्टूडेंट, कैसे तुम्हारा ग्वानिन का, एडेनिन का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, साइटोसिन का, थाइमिन का, यूरासिल का। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो क्या अंतर है स्ट्रक्चर में, क्या अंतर है स्ट्रक्चर में, अंतर क्या है। देखो डीएनए डबल हेलिक्स है, देख रहा है ना, नीचे स्ट्रक्चर देखो तो डबल हेलिक्स ऐसे दिया गया ना, इससे करके तुम्हारा कितना बेस्ट देखा है डायग्राम, देखो हाँ डबल हेलिक्स है, जबकि आरएनए क्या है, सिंगल है। डीएनए ही हमारा क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिजर्व करता है। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट। आज हम अपने फादर की तरह दिखते हैं, आज बहुत सारा कैरेक्टर मेरा फादर का मेरे पास होगा, किस रीजन से, ये डीएनए के वजह से। फादर मदर का चेहरा मिलता है ना बच्चे लोग साथ, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए। देखो डीएनए में क्या रहता है, कोडेड इंफॉर्मेशन रहता है, उसमें सभी इंफॉर्मेशन रहता है कि कौन सा टाइप का प्रोटीन कब बनाना है, वो डीएनए के अंदर है। अब देखो स्टूडेंट, तुम लोग समझो इस चीज़ को, न्यूक्लियस है यानी कि सेल है, सेल के बीच में जो सेंट्रल पार्ट होगा न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है। डीएनए स्टेबल है, डीएनए निकलता नहीं है, बट डीएनए में पूरा इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, वहाँ से निकलने का जो औकात रखता है वो केवल आरएनए है। तो क्या करता है कि डीएनए में इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन वो आरएनए को पास कर देगा, यानी कॉपी कर लेगा वहाँ से आरएनए। आरएनए वहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा। अब बाहर जाकर राइबोसोम को बोलेगा जल्दी बनाओ रे प्रोटीन, और राइबोसोम फटाफट प्रोटीन बना के काम कर देगा। तो जो मेन जो सेंटर है वो डीएनए है। डीएनए कॉपी करवाता है अपना चीज़ आरएनए को, आरएनए वो चीज़ को लेके भागता है, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल है, आरएनए अनस्टेबल है। और बिल्कुल यही प्रिंसिपल यूज होता है तुम्हारा वैक्सीन के लिए स्टूडेंट, समझे। बाहर से जब अटैक हुआ ना, तो डीएनए को पता है कि फलना फलना अटैक किया है, बोलेगा आरएनए को जाओ रे बोलो उसको प्रोटीन जल्दी बनाने के लिए, क्योंकि पहले भी अटैक किया था,
बोलो बोलो उसको, होगा उसका मेमोरी पावर वहाँ पे। आरएनए दौड़ते हुए जाएगा, बोलेगा राइबोसोम जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी प्रोटीन रिलीज करो, और वो रिलीज करेगा। फिर बाहर का जो आया है कोविड-19 सेकंड टाइम हुआ है तब जाकर होगा। फर्स्ट टाइम किया है तो डीएनए भी नहीं समझेगा बाबू, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस होना जरूरी है डीएनए को। डीएनए इज ए मेमोरी। अब मेमोरी होने के लिए पहले वाला मेमोरी होना जरूरी है। तुम अब कभी क्लास ही में नहीं आया, तुम अचानक आया तो काहे का मेमोरी तुम्हारा? तो प्रीवियस अकरेंस होना जरूरी है। और बिल्कुल यही चीज मानव प्रजाति यूज करके ना बायोटेक्नोलॉजी को आगे ले गया है। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक ऐसा इंजीनियरिंग ब्रांच है स्टूडेंट, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है। बात समझे? तो देखो यहाँ पे डीएनए क्या है, तुम्हारा कोडेड इन्फॉर्मेशन है, और इसमें क्या है कि कौन सा प्रोटीन्स बनाना है सेल के अंदर वो डिसाइड करता है। आरएनए देखो, आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस काम आरएनए है, क्योंकि आरएनए ही उस इन्फॉर्मेशन को डीएनए से कैरी करके ले जाता है, बाहर निकलता है, वही चीज़ लिखा गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं आरएनए हैज़ द फंक्शन ऑफ डिकोडिंग। डिकोड करना किसको? डीएनए को, क्योंकि डीएनए में इन्फॉर्मेशन है ना, उस चीज़ को डिकोड करने का काम किसका है? आरएनए का काम है। और जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो आरएनए ही प्रेजेंट करता है, क्योंकि आरएनए ही वो चीज़ है जो जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। वो खबरी है एक तरह से, वही जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। एक प्रॉपर्टी है, उसी को बोलते हैं, याद है तुमको? हाँ, ट्रांसलेशन बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। हाँ, वेरी गुड। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कॉपी करना, और ट्रांसलेशन मतलब न्यूक्लियस से बाहर निकल के जाके राइबोसोम को पहुंचाना बात। हाँ, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? कॉपी करना चीज़ों को। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रैवल करना ही है, वहाँ से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में ट्रैवल करके राइबोसोम तक पहुँच रहे हैं, ट्रांसलेशन। समझ गए ना स्टूडेंट? चलो अब ये समझ गए, तो अब इस बेस पे हम लोग कुछ समझते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। आखिर तुमको जेनेटिक इंजीनियरिंग समझाने के लिए ही डीएनए आरएनए का हम सहारा लिए हैं, इस पेज को समझाने के लिए। देखो है क्या? देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या है कि इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं हम जीन के लेवल पे कर रहे हैं। अब विद्यार्थी तुम लोग को समझना होगा दो चीज़ के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कई फ्लावर्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल करते हैं ना। अब एसेक्सुअल का मतलब क्या है कि मदर काफ़ी है, उसमें पैरासाइट थोड़ा हेल्प कर देगा इधर उधर करने में। अब यदि एसेक्सुअल है जहाँ पे मेल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, केवल फीमेल पार्ट इन्वॉल्व है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा कि सेम ट्विन हो जाएगा, मदर जैसी है सेम, तुम्हारा डॉटर भी एग्जैक्टली कॉपी हो सकती है, थोड़ा सा डिफरेंस बस आएगा। बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साथ ऐसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? कुछ मदर वाला भी फीचर आएगा, कुछ फादर वाला भी फीचर्स आएगा, चेंज हुआ ना। अब ये समझना होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं, जैसे एग्जांपल देखो कि कोई मान लो कि कोई क्रॉप्स पेस्ट रेजिस्टेंट है, यानी कि बाहर से जो पेस्ट अटैक कर रहा है तो वो क्रॉप्स उस चीज़ को विथस्टैंड कर ले रहा है, यानी कि पेस्ट अटैक होने नहीं दे रहा है। तो मान लो कि एक क्रॉप्स है जो कि पेस्ट अटैक होने नहीं दे रहा है, और एक क्रॉप्स है कि जो ड्रॉट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ऐसा होता है जैसे मिलेट्स को ड्रॉट में फर्क नहीं पड़ता है। तो दो अलग अलग क्रॉप हुआ ना, दोनों क्रॉप को हम हाइब्रिडाइजेशन करवाए, क्रॉस करवाए दोनों को। तो अब जो नया आएगा तो उसमें चांसेस है कि क्रॉप वाला भी चीज़ हो और ये वाला भी चीज़ हो, पेस्ट वाला भी चीज़ हो, मगर नॉट नेसेसरली को होगा ही होगा। उसमें लू फॉल्स भी आ सकता है। अब जब लू फॉल्स आता है, यानी कि जो अनडिजायर्ड जीन है जिसको हम नहीं चाह रहे थे बट वो आ गया, क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनडिजायर्ड जीन भी आगे आएगा। डिजायर्ड तो आ सकता है बट अनडिजायर्ड भी आ सकता है। तो कैसे अनडिजायर्ड को हटाया जाए, उसी के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाता है स्टूडेंट, कि अनडिजायर्ड वाला चीज़ को हटा दो, जो चीज़ हमको डिजायर्ड है उसी को हम लेंगे। मैं एग्जाम्पल के रूप में तुम लोग बताना चाहता हूँ, 1 साल 1.5 साल पहले एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था। एक फिश है, आर्कटिक सर्कल में पाया जाता है, एक फिश जो पानी के अंदर तैरता है, इतना फ्रीज्ड है ना। आर्कटिक सर्कल कितना फ्रीज्ड होगा, देखता है सब रीजन कितना ठंडा है। उसके बाद भी वो फिश के अंदर ना जो ब्लड है वो बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है, यानी कि ब्लड सूखा नहीं है, ब्लड है उसके अंदर, फिर भी अच्छे से रेगुलेट हो रहा है। तो साइंटिस्ट पता किया कि अरे भाई ये क्या है, इसके अंदर ऐसा कौन सा जीन प्रेजेंट है जिसकी वजह से इतना फ्रीज होने के बावजूद भी बढ़िया सर्वाइव कर पा रहा है। तो पूरा अध्ययन किया साइंटिस्ट। अब देखो साइंटिस्ट कैसे यूज कर रहा है इस चीज को। और साइंटिस्ट ने वो जीन निकाला उस फिश का और एक प्लांट को दे दिया, अब प्रजाति तो अलग है ना, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। प्रजाति अलग हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलते इसको,
इसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। जैसे एसटीबीटी कॉटन भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्रजाति सेम होना चाहिए। तो अब फिश का वो जीन निकाल के जिसके वजह से वो इतना ठंडा इलाका में भी बढ़िया से रह पा रहा था, खून बढ़िया से फ्लो कर रहा था, वो जीन जो खास जीन होगा ना उसका, वो जीन निकाला। और टेम्परेट जोन में जो एक ट्रीज है जिसको बहुत दिक्कत हो रहा था उसके अंदर फ्यूज कर दिया। देखा भाई, वो भी सह लिया वहां पे। तो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखो यही चीज अब समझो यहां पे। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द टेक्निक्स टू अल्टर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए एंड दस चेंज द फेनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्या है इसका मतलब? जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल का जो केमिकल कंपोजिशन है उसको हम अल्टर करते हैं, उसको चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने का मतलब क्या है? अगर आप डीएनए करो या फिर आरएनए करो, दोनों ही आपका जेनेटिक मटेरियल है। बात समझें? हम इसलिए करते हैं स्टूडेंट ताकि हम फेनोटाइप जो ऑर्गेनिज्म का वो चेंज कर सके। क्या होता है फेनोटाइप? फेनोटाइप का मतलब होता है जो ट्रेट्स हो सकता है। अब देखो ट्रेट्स का मतलब जैसे इंसान गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, बहुत तरह का होता है ना। यही सब चीज़ को फेनोटाइप कहते हैं। ये फेनोटाइप को चेंज करेंगे। जैसे देखो फादर से बहुत सारा बीमारी बच्चे में भी आता है, तो ये तो अनडिजायर्ड जीन चला गया, तो इसको ठीक करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकता है ये चीज़ को। बात समझे ना? तो ताकि हम ऑर्गेनिज्म का फेनोटाइप को हम चेंज कर सके। वही फेनोटाइप का मतलब दिया गया है सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक इंडिविजुअल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, हाइट हो सकता है, चेहरा हो सकता है, कलर हो सकता है, यही सब चीज़ तो हम चेंज कर सकते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन करके। अब देखो यहाँ पे लिखा गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि दो ट्विन है ना, जैसी मदर है वैसे ही डॉटर है, कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं आया। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जो डिजायर्ड जीन है वो तो गया ही गया, अनडिजायर्ड जीन भी चला गया। अब देखो पहले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था? पहले का हाइब्रिडाइजेशन में क्या था कि एक प्लांट लिए, एक एनिमल हस्बेंड्री लिए, दोनों को फ्यूजन करवाए। अब फ्यूजन करवा के फिर भी डिजायरेबल जीन भी जा सकता था और अनडिजायरेबल जीन जाने का भी संभावना था। मगर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, अभी का जो मॉडर्न इंजीनियरिंग है, इसके वजह से जो हमारा अनडिजायरेबल जीन है जो कि पहले जाता था ट्रेडिशनल तरीके से, उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया इसने, और कुछ नहीं। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? देखो इसमें क्या बोला गया है। देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो था उसमें प्लांट और एनिमल हस्बेंड्री को यूज करके हम क्या करते थे? अनडिजायरेबल जीन तो प्रोड्यूस होता ही था, साथ में डिजायरेबल भी प्रोड्यूस होता, यानी कि डिजायरेबल के साथ अनडिजायरेबल भी प्रोड्यूस होता था। बट हमें अनडिजायरेबल बनना ही चाहिए, हो सकता है वो बीमार वाला चीज़ आ जाए उसके अंदर। तो ये देखो इस अनडिजायरेबल जीन को खत्म करने के लिए हम यहीं पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में तुमको नेक्स्ट कल बताया जाएगा कि आरडीएनए होता क्या है टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, यही सब चीज़ का यूज़ किया था। और ये सब परफेक्ट एग्जाम्पल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जहाँ पे जो लिमिटेशन है, यानी कि जो अनडिजायर्ड जीन आ गया उस चीज़ को निकालने का काम करते हैं हम लोग, समझे? वही बोला ओवरकम दिस लिमिटेशन and allow us to isolate and introduce only one or group of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organisms। यानी कि वही हम डिजायरेबल जीन्स ही लेंगे, अनडिजायरेबल जीन्स को हटा देंगे। अब यहाँ पे समझो तीन स्टेप्स इन्वॉल्व है। कभी भी हम लोग करते हैं जेनेटिक मॉडिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो 3 प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। पहला प्रोसेस क्या है? पहले तो देखिए किसी भी, जैसे एग्जांपल देखो, अब फिर मैं मछली और इसका प्लांट का बात करूंगा तो परफेक्ट समझ जाओगे। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो हमने फिश का वो जीन पकड़ा जो कि सबसे डिजायरेबल था। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया ना। देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, यानी कि जो डिजायरेबल जीन है उसका फिश का वो हम ले लिए वहाँ से। दूसरा क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड जीन टू द होस्ट, यानी कि वो वाला जो जीन डिजायरेबल जीन था जिसके वजह से वो रेगुलेट कर पा रहा था, उसको खून सब चल रहा था, वो वाला चीज़ हम होस्ट में डाल दिए। होस्ट क्या है? यहाँ पे प्लांट है जो टेम्परेट जोन का था। तीसरी बात ये है, जरूरी नहीं है कि आप जो जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका इम्यूनिटी उस चीज़ को सह ले, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देगा। जरूरी नहीं कि आपका दूसरा का जो जीन है वो डिजायरेबल है तो आपका बॉडी में भी काम करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए आपका बॉडी इम्यून होना चाहिए ताकि वो सह सके। तो ये भी तो बनाना जरूरी है होस्ट को भी, ऐसा कि वो उस इम्यूनिटी उसके अंदर आए, सो डैट वो डिजायरेबल जीन को एक्सेप्ट कर सके। वो थर्ड स्टेप है। बात समझे?
तो मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट में डालो, यानी कि वो इम्यूनिटी उसका ठीक हो जाए। उसके बाद फिर वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए गया है वो अपने प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि जो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन का होगा कोई पौधा या नेक्स्ट जनरेशन जो भी बढ़ेगा उस चीज़ में वो ट्रांसलेट हो सके। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी को उस तरह बनाना पड़ेगा। ये थर्ड स्टेप है। होप तो समझ में आ गया होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का 3 स्टेप होता है। पहले तो डिजायरेबल जीन को पहचानना किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, उसके बाद सेकंड क्या करना है कि वो आइडेंटिफाई जीन को कैसे होस्ट में डाले, थर्ड स्टेप क्या है कैसे उसको इम्यून करें, एंड डीएनए ठीक से प्रोजेनी में गया है कि नहीं गया वो थर्ड स्टेप में चेक हो जाएगा तुम्हारा। दैट्स इट, समझ गए ना।